Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज देखा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी को जाना कि कैसे कैसे बॉडीज को हम चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे कल के लेक्चर थे जिसको आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। आइए, कूलम्ब्स लॉ सबको को पता होगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे। हम वापस से देखते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है वो भी समझेंगे। देखिए ध्यान से, दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो पॉइंट चार्जेस। यहाँ लाइक चार्जेस है, ध्यान से सुनिएगा। Q1 Q2 लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होगा? पॉजिटिव, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, तो उन्हीं को लाइक चार्जेस बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, बस हम बता रहे हैं आपको। Q1 और Q2 आर लाइक चार्जेस, लाइक पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस है तो रिपेल ईच अदर, रिपेल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे कुछ फोर्स से। इनके बीच का दूरी कितना है? r है। तो ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू ड्यू टू चार्ज 1। ध्यान से सुनिएगा, F21 लिखा है मैंने। F21 का डायरेक्शन आपका राइट साइड है और F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये आपका लेफ्ट साइड का डायरेक्शन है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस के जो वैल्यू होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। वो क्या होंगे? सेम होंगे। ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा होगा उतना ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको हम लोग F मान ले रहे हैं। अब यही कूलम्ब्स लॉ बता रहा है यहाँ पे कि जो ये F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल रहे हैं ना, यहीं पे वैलिड होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और एक पॉइंट और है, ये जो फोर्स एक्ट होंगे वह किधर एक्ट होंगे? जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता था, इधर भी तो हो सकता था, लेकिन है किधर? तो जिधर मेरा लाइन है, लाइन मतलब कौन सा लाइन? जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं दोनों चार्जेस को, उसी के अलोंग मेरा फोर्सेस क्या करेगा? एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 and 2 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग लिख रहे हैं K, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी और चीज देखने वाले, जैसे K को हमने क्या बोला यहाँ पे? K को बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब K क्या है? तो K का एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है? मतलब कुछ और भी ये कहना चाह रहा है, कोई एक और टर्म बताना चाह रहा है। तो देखिए K बराबर हम लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो आप पढ़ते आते हैं बोर्ड में, आपको यही ज्यादातर देखने को मिलता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 4 और पाई तो एक नंबर है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या बोल रहे हैं कि ये जो Q1 Q2 है, ये जो Q1 Q2 है, चार्ज है, कुछ दूरी पे है, कहीं रखा होगा, कहीं क्या होगा? मतलब वो मीडियम होगा, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अगर हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो वो मीडियम कहलाएगा वैक्यूम। वो मीडियम क्या कहलाएगा? वैक्यूम। अगर हम K बराबर बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है कि जो दोनों चार्जेस है वो वैक्यूम में प्लेस्ड है, या हम बोल सकते हैं कि फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और एयर भी बोल सकते हैं। लगभग
एयर में भी वैसा ही देखने को मिलेगा, तो एयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर। तो जहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। आप देख सकते हैं अगर एप्सिलॉन नॉट नीचे ऊपर चला जाएगा तो कूलम, कूलम कूलम का स्क्वायर, फोर्स नीचे आ जाएगा न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अभी जो हम देख रहे हैं k इज इक्वल टू 1/4πε0 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों चार्जेस किस मीडियम में है, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर में। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जैसे पता है तो 4 पाई का भी पता हो, तो k का भी वैल्यू हम लिख पाएंगे। k का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 यूनिट, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इधर ले आइए न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। सॉरी उल्टा हो गया क्या, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा और डिवाइड में क्या होगा कूलम स्क्वायर। क्लियर हुआ। F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे अगर मेरा मीडियम हो कैसा एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम, तो k की जगह हम क्या लिख पाएंगे 1/4πε0 या डायरेक्ट वैल्यू यूज कीजिए 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और किसी मीडियम के लिए क्या है तो अभी हम देखने वाले हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, ये एयर के लिए है, ये किसके लिए है एयर के लिए। अब हम बोल रहे हैं फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम अदर देन दिस, ठीक है। तो इसमें हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन लिखने वाले हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम k को क्या लेंगे, यहाँ पे हम k को लेंगे 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ में ना, जैसे कि एयर के लिए आपका 8.854 इंटू 10⁻12 है वैक्यूम के लिए, उसी तरह से कोई भी मीडियम होगा तो उसका भी अपना एक वैल्यू होगा। तो अब आपको हर चीज के लिए बार बार वैल्यू तो याद करना नहीं कर सकते क्या, हर चीज के लिए वैल्यू याद कर सकते हैं हर एक मीडियम के, नहीं, तो उसको हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। रिलेट करके मतलब एयर के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। तो ये मीडियम का है और ये किसका है वैक्यूम का है, तो हम इसको मीडियम को ऐसे मान लीजिए इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम लिख रहे हैं। तो एक टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या टर्म होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा एकदम, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का हम रिलेटिव परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, या इसको एक और नाम देते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये परमिटिविटी होता क्या है ये हम आपको आगे बता देंगे, अभी बस समझिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अभी हम आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं तो आपका आगे ये जिक्र हो जाएगा। तो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो किसी मीडियम का क्या परमिटिविटी है, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन हम क्या लिख पाएंगे, एप्सिलॉन हम लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, ठीक। तो ये जो मेरा है, अब हम दोनों को दिखा रहे हैं आपको, एक वैक्यूम के दिखा रहे हैं कि क्या फोर्स है, अगर यही दोनों सेम चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे किसी मीडियम में ले जा रहे हैं तो क्या फोर्स है, तो उनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंसीडर बोल रहे हैं, पहला मीडियम जो है वो एयर है, पहला कंडीशन है, फर्स्ट है इफ मीडियम वन जो है, मीडियम वन हैज एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम है,
ठीक है, मीडियम 1 इज वैक्यूम लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसका एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो फोर्स क्या लग रहा होगा, ध्यान से, सेम चार्ज है, दूरी भी सेम है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, एफ नॉट लिख दे रहे हैं, तो के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब मान लीजिए अगर सेम चीज को हम किसी और मीडियम में ले जा रहे हैं, मीडियम 2, ठीक है, कोई भी मीडियम हो, तो मीडियम 2 का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन एम। यहाँ पे हम फोर्स जो मीडियम में क्या हो जाएगा, चार्ज सेम है, उनके बीच का दूरी सेम है, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ठीक है। ये इसको अभी हम एप्सिलॉन एम अभी पीछे देख के आए कि इसको क्या लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पहले से देखिए, पहले और दूसरे को कंपेयर कीजिए, पहले और दूसरे को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर तो है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो एफ एम है वो एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर, और जहां पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1, अगर इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू के केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी मीडियम का देख रहे हैं तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम क्या देखने वाले हैं, ग्रेटर देन 1, अदर देन वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर। एयर फिर भी देखा जाए तो 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर वैल्यू नीचे 1 से बड़ी हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर नीचे वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो ये ओवरऑल फोर्स एफ नॉट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एफ नॉट है उसके नीचे 1 से बड़ा वैल्यू है, तो वो ओवरऑल वैल्यू क्या होने जा रहा है, डिक्रीज होने वाला है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो चार्जेस को, अगर हमने एयर में रखा है, सेपरेशन वही मतलब एक सेपरेशन पे दो चार्जेस को एयर में रखा है, तो उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, उसी सिस्टम को पूरा बिना कुछ उसमें डिस्टरबेंस किए किसी मीडियम में ले जाए, तो किसी दूसरे मीडियम में जैसे ही लेके जाएंगे तो उस पर फोर्सेस क्या हो जाएंगे, उन जो इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में, वो रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम्स रिड्यूस होगा, तो एप्सिलॉन आर टाइम्स रिड्यूस होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया। तो अगर हम फॉर वाटर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर वाटर की बात करें, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो 81 होता है, ठीक है। मतलब अगर दो चार्जेस को हम रख रहे हैं Q1 Q2 को आर डिस्टेंस पे, तो एयर में उस पर फोर्स आ रहा होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसको एफ नॉट मान लीजिए। और वही सेम सिस्टम को हम लेके जाते हैं पानी में, सेपरेशन सेम रखते हैं, चार्जेस सेम रखते हैं, सिस्टम सेम कहने का मतलब यही है। तो वहां पे फोर्सेस कितना होगा, तो जितना एयर में था उससे 81 टाइम्स लेस होगा, ठीक है, मतलब एफ नॉट बाई 81। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फॉर मेटल, ध्यान से सुनिएगा, फॉर मेटल या कंडक्टर की बात कर रहे हैं, फॉर मेटल और कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और अगर मेटल के अंदर ले जाइए तो दो जो चार्ज है वो उनपे क्या हो जाएगा, फोर्सेस जीरो देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। और मेटल कंडक्टर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसे हम आगे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से मतलब इसका टर्म समझेंगे कि क्या बोलना चाहता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहाँ पे यही, इसमें एक चीज और रह जाता है हम लोग का, समझ में आया ना सबको ये, ठीक है। याद रखिए एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट बाई ई आर। अच्छा, इसको कैपिटल के मतलब के भी लिखा रहेगा, के को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे इस टर्म को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो एफ नॉट बाई के भी लिखा रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो के कैपिटल के है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। एक चीज जो आपका आ सकता है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला।
ऑफ एप्सिलॉन, ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी का। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको? तो एप्सिलॉन के लिए आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई Q1 Q2 और डिवाइड में F R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन लिख रहे हैं तो डायमेंशन लिखने के लिए नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस। चार्ज क्या होता है, कल क्लास में बताया, चार्ज क्या होता है? 80। चार्ज का क्या होता है? 80। तो दो चार्ज है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 80 और इसका 80, तो दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स का आपको आता होगा, फोर्स होता है M L T-2 और रेडियस है, रेडियस रेडियस बोले सेपरेशन है तो सेपरेशन लेंथ में, तो L L का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं इसको। M एक ही है जो कि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में, L एक और दो तीन है जो कि डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो -3, T दो ऊपर में है और नीचे -2 है तो टोटल हो जाएगा T4 और A ऊपर में है तो A का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हुआ मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम या किसी का भी। बस ये डायमेंशनल फॉर्मूला है M-1 L-3 T/4 और A2। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? तो कूलम्स लॉ के कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझ में आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मैंने कौन सा चार्जेस लिया था? पॉइंट चार्जेस लिया था, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस पे ही ये वैलिड हो पाते हैं, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक। तो कुछ पॉइंट मैंने आगे लिखा हुआ है, उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं और उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नोट्स बना ही रहे होंगे, कल का नोट्स लिख लिए कि नहीं? ठीक है, लिख लीजिएगा, नहीं लिखे हैं तो। बाकी हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा हर एक पॉइंट। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्स लॉ। तो क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला है और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज, ध्यान से सुनिएगा और सारा लाइन समझ में आएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज along the line joining these two charges। जैसे ये नहीं बोलते Q1 और ये Q2, तो Q1 Q2 पे किधर फोर्स लगा रहा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है क्या? नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा है, तो किधर लगा रहा है? तो आपका along the line joining the two charges, यही लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, तो इसी के along, ठीक है, इसी के along हमको क्या देखने को मिल रहा है? फोर्स देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि जो वर्क डन होता है उस फोर्स के द्वारा, कोई वर्क डन जब होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे। तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसा कि मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था? कंजर्वेटिव फोर्स था। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लगा रहे हैं, तो अगर वो लग रहा है और उसको किधर की तरफ मूव करा रहे हैं? अलोंग अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब जहां से चले वहीं पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। कैसे भी क्लोज लूप हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर भी हो सकता है, तो क्लोज लूप होना चाहिए, तो जहां से चले वहीं पे पहुंचे। तो क्या कुछ हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या लिखा हुआ है? ऑफ एनी शेप इज जीरो। बात समझ में आया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अलोंग अ क्लोज लूप ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का, तो क्या होने वाला है? जीरो, ठीक है। बाकी लास्ट में क्या बोला है? सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या है, समझिए इस चीज को। जैसे कि मेरा मान लीजिए कि कोई ये माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज है। अब इसके चारों ओर एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है।
एक सर्कल में चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो ये है क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू इस क्यू पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान समझिएगा, ये माइनस क्यू इस क्यू चार्ज पे कैसा फोर्स लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो देखिए टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रहा है ना फोर्स। फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। जैसे मान लीजिए v स्पीड से इधर चल रहा है, लेकिन हमेशा फोर्स कैसा लग रहा है, फोर्स हमेशा लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो फोर्स किसके डायरेक्शन में है, जिधर डिस्टेंस है। टॉर्क के बारे में जानते हैं आप लोग, टॉर्क, टॉर्क बराबर टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो क्या हो जाता है, आर एफ साइन थीटा। थीटा किसके बीच का वैल्यू होता है, आर और एफ का। तो आर तो आपका इधर है, एफ आपका इधर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री। और साइन 180 का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पे टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आने वाला है, जीरो। मतलब टॉर्क क्या हो जाने वाला है, जीरो। अगर टॉर्क जीरो हो जा रहा है तो टॉर्क बराबर आप लोग पढ़े क्या होता है, dl बाई dt। जैसे F बराबर क्या होता है, dp बाई dt। मतलब फोर्स जो लीनियर फोर्स था वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसी तरीके से टॉर्क जो होता है रेट, सॉरी, फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जो टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब एल वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एल वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जा रहा है, कंजर्व। बात ध्यान से सुनिएगा, लिखा है सिंस द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, और इसके अलावा और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल इज कंजर्व। ठीक है, दो पार्टिकल सिस्टम में हम देख रहे हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उस मोमेंट पे हम बोल पा रहे हैं टू पार्टिकल सिस्टम पे एंगुलर मोमेंटम क्या देखने को मिल रहा है, कंजर्व देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया ना, तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या लिखा हुआ ऊपर में, कूलम्ब्स लॉ फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने क्या सिर्फ पढ़ा हमने दोनों ही चीज। जैसे हमने मैग्नीट्यूड को लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड था, वो क्या था, मैग्नीट्यूड था। अब हम बोल रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो वेक्टर फॉर्म का मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। तो बस हम डायरेक्शन भी देखेंगे, मतलब एक बार में हम उसको पूरा वेक्टर फॉर्म में लिख पाए। अभी क्या होता है कि मैग्नीट्यूड वाइज बता देते हैं कि इसका वैल्यू इतना है, फिगर में दिखा देते हैं कि इस डायरेक्शन में है। लेकिन अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में जो फाइनल आंसर आना चाहिए, जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप में जिस तरीके से आता है उस तरीके से हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं, आइए। जैसे कि यहाँ पे Q1 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, Q2 चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका लाइन नहीं आ रहा है, लिख कर रहे हैं। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से Q1 का जो पोजीशन है वो R1 वेक्टर है, और Q2 का जो पोजीशन है वो क्या है, R2 वेक्टर है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, कुछ कुछ वेक्टर टर्म पहले समझ लेते हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि ये R2 वेक्टर है और ये क्या है, R1 वेक्टर है, ठीक है। एक R2 वेक्टर और एक क्या है, R1 वेक्टर है। तो हम जान रहे हैं कि अगर हम इसको इधर, जैसे कि R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, तो R2 फाइनल है और R1 इनिशियल है। तो इस डायरेक्शन को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे R21 का कैप, ठीक है। और इस डायरेक्शन को अगर हम
2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे r12 का कैप। समझिएगा, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है यूनिट वेक्टर के टर्म में, r21 का कैप और इधर r12 का कैप। अच्छा, ये जो लेंथ है ये लेंथ r है, ये लेंथ r किसके बराबर होगा? ये जो r है ये मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर लिखिए या तो r21 वेक्टर लिखिए। ठीक है, दोनों वेक्टर का लेंथ सेम ही है ना। r12 क्या है? तो r12 इधर ऐसे है, इधर एरो है। r12 हम लिख दे रहे हैं, क्या है r12 है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, मतलब इसको इससे माइनस कर रहे हैं, ये है आपका ऐसे है r12 वेक्टर। ठीक है, जो कि जोड़ रहा है किसको? q1 से q2 को जोड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? जो कि किसको जोड़ रहा है? q1 से q2 को जोड़ रहा है। आगे आइए, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? r21 वेक्टर। उसके बाद देख रहे हैं r21 वेक्टर। तो r21 वेक्टर क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं इसलिए अब देखते हैं यहाँ पे। हम बोल रहे हैं, देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ड्यू टू टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेंगे और साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ड्यू टू टू, तो वन पे टू की वजह से किस डायरेक्शन में फोर्स? ये लाइक चार्जेस है। कैसे चार्जेस है? लाइक चार्जेस है, तो उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा होगा? इस डायरेक्शन। ठीक है, लाइक चार्जेस हैं, तो F12 का डायरेक्शन ये, तो किसके अलॉन्ग है? R12 कैप के कि R21 कैप के? तो किस यूनिट वेक्टर में है? तो R12 कैप। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये F12 वेक्टर जैसे लिखते थे बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या लिखेंगे? Q1 Q2, जैसे मैग्नीट्यूड पुट करते थे ना, बिल्कुल वही रखना है। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो Q1 Q2 हमेशा पॉजिटिव ही रखिएगा और डिवाइड में r स्क्वायर। अच्छा, R12 कैप, R12 कैप को क्या लिखेंगे? तो ध्यान से R12 कैप को लिखेंगे R12 वेक्टर और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखते हैं ना, a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो R12 वेक्टर। और ये दोनों का वैल्यू तो सेम ही है जो कि r के बराबर है। यहाँ पे हम लिखने वाले हैं R12 वेक्टर और डिवाइड में r, तो r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा R12 वेक्टर। बात समझ में आई? तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ड्यू टू टू, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पॉजिटिव में ही लिखना है हमेशा, मैग्नीट्यूड ही दिए थे यहाँ पे, और r स्क्वायर, और R12 इस फोर्स के डायरेक्शन को हमें क्या कर रहा है? बता देगा। इस फोर्स के डायरेक्शन को हमें R12 कैप क्या करेगा? R12 वेक्टर क्या करेगा? बता देगा। तो ये बस लिखना है। उसी तरीके से अगर हम F21 वेक्टर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, F21 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ F21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21 का कैप। समझ रहे हैं? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा R21 कैप है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अच्छा, जैसे R12 कैप लिखे वैसे R21 कैप नहीं होगा क्या? R21 वेक्टर और डिवाइड में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। इसको सिंपल R लिख सकते हैं, और ये R21 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे R21 वेक्टर और डिवाइड में r, तो F21 वेक्टर कितना हो जाएगा? तो F21 वेक्टर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड में r का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए मैग्नीट्यूड ये वाला पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r क्यूब है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, क्या है ये? r क्यूब है, Q1 Q2 बाई r क्यूब, और यहाँ पे भी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r क्यूब, तो ये दोनों तो सेम है। अब यहाँ R12 वेक्टर और यहाँ पे क्या है? R21 वेक्टर है। तो अगर आप R12 और R21 को देखें तो ये एक दूसरे के कैसे बराबर है? मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, तो क्या हो जाएगा? -R21 वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे R21 की जगह -R12 लिखें, -R12 लिखें, तो इन दोनों की मदद से, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, बस बोल रहे हैं -R12 लिखें, तो ये पूरा वही चीज आ जाएगा कि नहीं? बस आगे में माइनस लग जा रहा है। तो हेयर
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अलग है। तो क्या अलग मतलब अपोजिट में है, -F21 वेक्टर। तो ये न्यूटन के किस लॉ में देखने को मिलता है हमको, न्यूटन के थर्ड लॉ में देखने को मिलता है। तो इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात समझ में आया। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर के फॉर्म में लिखे, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगा, वही बस वेक्टर दिखा देगा, हमको यहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं। क्लियर है। तो अभी एक क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक ठीक है, आइए लिख लीजिए। बहुत ही सिंपल वे में समझा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें। ठीक, आइए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज क्यू ए कितना है 200 माइक्रोकूलम प्लस ए चार्ज है यहाँ। अब बी पे कितना दिया हुआ है, बी पे है -100 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे है तुम्हारा 120 और यहाँ पे कितना है 424। तो आपको बोल रहा है पहले मैग्नीट्यूड बता दीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो के Q1 पता है, Q2 पता है, डिवाइड में R का स्क्वायर, तो यही R है। अब इस R को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, A से B, तो A से B को BA वेक्टर लिखेंगे, A से B की तरफ अगर कुछ जा रहा है तो उसको लिखेंगे RBA वेक्टर। ठीक है, तो RBA वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो B माइनस A करना है, तो 4 - 1 का I कैप प्लस 2 - 2 का J कैप अब प्लस 4 - 0 का K कैप। ठीक है, तो RBA वेक्टर कितना निकल के आया बताइए। तो RBA वेक्टर आ गया मेरा कितना 3I कैप प्लस 4K कैप। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, उसी तरह से RAB वेक्टर जब देखेंगे तो A माइनस B करेंगे, यहां से क्या निकल के आ जाएगा मेरा बताइए, यहां से निकल के आ जाएगा -3I कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, RBA लिखे चाहे RAB लिखे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा, जो कि विच इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना मीटर है 5 मीटर। बस समझ में, R का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो सबसे पहला सवाल सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमेशा बोले कि प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ये Q1 Q2 मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो प्लस में ही लिखना है हमको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू है 200 माइक्रो को बोलते हैं 10⁻⁶। और Q2 प्लस में ही लिखना है, गलती मत कीजिएगा, प्लस में ही लिखना है। ठीक है, और डिवाइड में R स्क्वायर, तो R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अगर आप देख पाए तो ये 5 स्क्वायर, ये कितने बार में 4 बार में, 4 2 8 और 8 9 72, और यहाँ पावर 9 है तो 11, और ये कितना है -12 -1, मतलब नीचे 10 है और ऊपर 72 है, तो इसको एक लाइन में लिखें तो क्या आंसर आ जाएगा 7.2 न्यूटन। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया 7.2 न्यूटन। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक। अब आप फॉर्मूला पे वेक्टर फॉर्म निकालिए चाहे बेसिक से निकालिए, तो हम एकदम बेसिक से ही बता दे रहे हैं। ये F का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ FA वेक्टर हो चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ FB वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आने वाला है 7.2 न्यूटन। उसने क्या पूछा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा, तो चलिए वेक्टर निकाल देते हैं। तो FA वेक्टर को क्या बोल रहा है, FA वेक्टर बोल रहा है कि फोर्स बताइए A पे किसकी वजह से, B की वजह से। तो FA वेक्टर फोर्स A पे किसकी वजह से, B की वजह से। तो क्या लग रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक प्लस है और दूसरा क्या है
माइनस, इतना समझ में आना चाहिए। एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस। तो माइनस प्लस को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ये माइनस प्लस को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कि फोर्स किधर जा रहा है, ठीक है। बाकी जगह अलग तरीके से भी आपको बताया जा सकता है, मैं सिंपल वे में बता रहा ताकि आपका गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो किधर से फोर्स जा रहा है, ए से बी की तरफ। तो कौन सा कैप होगा, तो यही होगा आरबीए वेक्टर। बात समझिए, ए से बी की तरफ, बी फाइनल ए इनिशियल, तो आरबीए वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड हमको पता है कितना है, 7.2। अच्छा, आरबीए वेक्टर को क्या लिखेंगे, आरबीए वेक्टर को क्या लिखेंगे, बोलिए, आर बी ए वेक्टर और डिवाइड में मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या है, आर है। तो अब बस खत्म हो गया, यूनिट न्यूटन आएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं 7.2। अच्छा, ये आर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 है ना, आर का वैल्यू 5। और आर बी ए वेक्टर कितना है, तो 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप। ये हो गया न्यूटन। सॉल्व कीजिएगा तो 14×5 = 1.44, 3i कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। मल्टीप्लाई कर ले जा सकते हैं अंदर में जाकर। तो ये फोर्स ऑन ए वेक्टर है। और न्यूटन थर्ड लॉ जानते ही हम लोग, तो फोर्स ऑन बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू -1.44 3i कैप प्लस 4k कैप, और क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो एकदम सिंपल रखें, कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। ये है एफ बी वेक्टर आपका, और ये क्या है, एफ ए वेक्टर। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि एक प्लस चार्ज है और दूसरा क्या है, माइनस चार्ज है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देख लीजिए सवाल को, ठीक। चलिए आइए, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक। क्या लिखा हुआ है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, कैरी कर रहा है चार्ज -q, जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए फिक्स्ड चार्ज +q इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इट्स स्पीड आल्सो। ध्यान से सुनिएगा, ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ एक फिक्स्ड चार्ज +q है। फिक्स्ड चार्ज क्या है, +q। और एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसका पार्टिकल का मास क्या है, m है, और चार्ज क्या है, -q। ध्यान से सुनिएगा, चार्ज क्या है, -q। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज क्या है, -q है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है इस फिक्स्ड चार्ज के अलावा। ठीक है, तो कुछ स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होगा, v स्पीड से। ठीक है, और ये दूरी कितना है, तो दूरी उसने दे दिया है कि r रेडियस के ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, पूछ रहा है कि टाइम पीरियड बताइए और उसका स्पीड भी बताइए। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, ये +q और ये -q आपस में कैसा फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसा फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा आपका, बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर होगा। देखिए यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा कि नहीं होगा, खुद देखिए, एक प्लस चार्ज है और दूसरा क्या है, माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे किस तरह का फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब जो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या कर रहा है, इसी की मदद से, इसी की मदद से वो जो चार्ज है -q, वो q के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो मोशन सर्कुलर ऑर्बिट में कर पा रहा है। कौन, -q चार्ज। तो अब हम कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला आ गया, खत्म हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बोलिए, के लिख सकते हैं या 1/4πε0 लिखिए, क्योंकि आपका एग्जाम में जो भी एमसीक्यू वगैरह रहता है वह 1/4πε0 ही लिखा रहता है। और क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, और माइनस की जगह माइनस नहीं लिखना, हम बार बार बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड लिखते हैं,
तो Q इंटू क्यू और डिवाइड में R स्क्वायर। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर। नहीं तो अगर ओमेगा के टर्म में लिखना है तो m ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है तो लिखिएगा तो m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, जहां पे ओमेगा क्या होता है तो 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी, तो टी ही मेरा क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन होने में कितना समय लग रहा है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर टाइम भी निकाल लेंगे। यहां से हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर और r, m चार्ज का माइनस क्यू चार्ज का जो मास है और r जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से ओमेगा पहले निकालते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक तरफ रखते हैं, बाकी एम आर को नीचे ले आते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू एम आएगा और आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एम और इसका क्या हो जाएगा, आर, तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या करना है, अगर हम निकालना चाहें टी निकालना है ना, तो टी निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं ओमेगा की जगह। तो ओमेगा की जगह पुट करेंगे तो 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं थोड़ा, 2 पाई बाई टी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब। जहां से हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 पाई स्क्वायर और नीचे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब। इसको ले ही जाइए इधर, तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यूब बाई एम आर क्यूब। अच्छा, स्क्वायर रूट करेंगे और इसको हम रेसिप्रोकल भी कर दे रहे हैं तो t बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब और डिवाइड में क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या, टाइम पीरियड। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दूसरा क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए या तो फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर आर की जगह ना लिख के क्या लीजिए, एम वी स्क्वायर बाई आर। नहीं तो इतना बार बार कीजिएगा क्या। तब सिंपल एक बात हम करते हैं, जैसे कि हमको मालूम है कि टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, एक रिवॉल्यूशन, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर, और स्पीड क्या हो जाएगा v, तो v निकाल लेंगे ना, 2 पाई आर बाई टी। बस t का वैल्यू रख दीजिए 2 पाई आर, तो t का वैल्यू हम जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, मतलब ऐसे रख देते हैं, क्या हो जाएगा मेरा क्यू क्यू और नीचे में 16 पाई क्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब है कि नहीं, 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, और क्या हो गया क्यू क्यू। अगर कुछ देखना चाहिए तो हमको कुछ दिख सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बाहर आएगा, जैसे 2 पाई है, आर है, रहने दीजिए, क्यू क्यू कोई दिक्कत नहीं है, 16 4 का है तो 4 बाहर आ जाएगा, पाई क्यूब में पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो एक पाई अंदर रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब में एक आर बाहर आ जाएगा, एक एम क्या रह जाएगा, एक आर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल और ये 2, ये v बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एम। तो ये मेरा आ गया स्पीड। क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आया? ठीक है, देखिए, तो सिंपल सवाल था ये भी। ठीक है, ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो कूलम्ब्स लॉ पे था, जिसमें हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो देखा। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, फिर उसका वेक्टर फॉर्म देखा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए, और एक सवाल हमने यहाँ पे भी किया। तो कूलम्ब्स लॉ पे ही ये सवाल है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर।
तो इनका नोट्स आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रॉपर नोट्स आपको क्या करना है, बनाना है। तो नोट्स आप बनाइए। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम लिंक पे आपको भेज दूंगा, तो आप वहां से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि अभी आपने देख लिया होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।